ग्रुप 17 आप लोग देख ले बेटा, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा बेटा, ग्रुप 17 के अंदर जो, या ग्रुप 7 के अंदर हमने पढ़ना है हेलोजेंस। और हेलोजेंस में बेटा हमारे पास जो हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बेटा सबसे पहले वो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, बल्कि मैं उस क्वेश्चन को ही बेटा ओपन कर लेता हूं और वहीं पर हम इसको कर लेते हैं कि ये जो हेलोजेंस हैं, ये बेटा ये देखिएगा आपको बेटा स्क्रीन पर ये नजर आ रहा होगा। हेलोजेंस, इनके कलर पूछता है बेटा। तो क्लोरीन का कलर क्या होगा जी? Cl2 का क्या कलर होगा? ग्रीनिश येलो सर। जी बेटा ये आपने याद रखने, ग्रीन येलो। ब्रोमीन बेटा रेड ब्राउन। और बेटा आयोडीन में याद रखें, आयोडीन सॉलिड। जी बेटा नहीं, आयोडीन में बेटा याद रखिए पर्पल नहीं। पर्पल क्यों कह रहे हैं भाई, वो तो वेपर्स का होता है ना। येलो सॉलिड। देखिए ये ब्लैक मेल्टिंग सॉलिड पॉइंट, सर। देखें ब्लैक अब सॉलिड। हमें कैसे पता चलेगा कि वो वेपर्स का पूछ रहा है या सॉलिड का पूछ रहा है? आगे मेल्टिंग पॉइंट उसने लिखा है कि इस आयोडीन का मेल्टिंग पॉइंट 114 है, इट मींस कि वो सॉलिड की ही बात कर रहा है। तो आपको बेटा इसमें लिखा हुआ है नॉर्मल स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऊपर भी लिखा हुआ है। तो ग्रे लिख दे बेटा, या उसने अलाउ किया है ब्लैक को भी, ब्लैक अलाउ किया उसने बेटा, ठीक है। और ग्रे वैसे इसका कलर होता है। तो एक तो कलर्स आपको आने चाहिए सर अगर ग्रीनिश येलो की जगह सिर्फ ग्रीन या येलो लिख दें तो अलाउ है ये? जी जी बेटा, अब वहां पर लिख सकते हैं, ग्रीन लिखें, फिर अब येलो नहीं लिखेंगे, ग्रीनिश कलर, ठीक है। सर आयोडीन जो होता है इसके क्या, जो वो येलो कलर इसका क्या होता है? येलो इसके क्या सोल्यूशन होता है कुछ? बेटा येलो नहीं होता इसका, कोई येलो कोई चीज नहीं होती इसमें। आयोडीन जो है, आयोडीन जो है, ये अगर बेटा सॉलिड फॉर्म में होगा, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में, तो ये आपको ग्रे या ब्लैक कलर का मिलेगा। आयोडीन बेटा अगर आपको वेपर्स की फॉर्म में मिलेगा, गैशियस फॉर्म में, तो इसका कलर होता है पर्पल। और आयोडीन बेटा अगर आपको एक्वस फॉर्म में, इतना अच्छा तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन अगर एक्वस फॉर्म में मिलेगा तो इसका कलर होगा बेटा ब्राउन सोल्यूशन। तो ये तीनों कलर्स आपको आने चाहिए। आयोडीन सॉलिड ग्रे कलर का होगा या ब्लैक, आयोडीन अगर गैशियस फॉर्म में है, वेपर्स की फॉर्म में है, तो पर्पल, और आयोडीन अगर सॉल्यूशन के अंदर है, वाटर में आपने डिसॉल्व किया हुआ है, तो वो फिर सर वो गोल्डन नहीं होता? नहीं बेटा, गोल्डन नहीं होता। ये जो टिंचर ऑफ आयोडीन नहीं होता बेटा, वो आपका ब्राउन। ग्रे ज्यादा प्रेफरेबल है ब्लैक? ग्रे बेटा, ग्रे। अच्छा बेटा आगे देखें, साथ ही ये क्वेश्चन भी वो पूछता है कि आपको एक चीज तो पता है, और ये ओ लेवल से बेटा आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, कि क्लोरीन इज अ गैस, ब्रोमीन इज लिक्विड, आयोडीन इज सॉलिड। अगर मैं इस क्वेश्चन से हट के ये पूछूं कि इसकी वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी क्या हो रही है डाउन द ग्रुप? डिक्रीज हो रही है डिक्रीज सर। अक्सर बच्चे लिख कर आ जाते हैं वोलेटिलिटी इंक्रीजेस। भाई वोलेटिलिटी का मतलब है जो चीज आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो। तो क्लोरीन के आसानी से वेपर्स बनते हैं, आयोडीन के मुश्किल से बनते हैं। तो मतलब डाउन द ग्रुप वोलेटिलिटी डिक्रीज हो रही है बेटा, ठीक है जी। रीजन क्या ये है कि नॉन पोलर और लंदन फोर्सेस इंक्रीज होती हैं बेटा क्योंकि अभी आ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स आ रहा हूँ बेटा, अभी आ रहा हूँ। अभी तो हम सिर्फ वोलेटिलिटी की बात कर रहे हैं। वोलेटिलिटी का हमने सिर्फ स्टेट्स ऑफ मैटर से देखा है, हमने यहाँ से देखा है कि इसकी स्टेट क्या है। भाई क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। तो सारी बात है आयोडीन लेस वोलेटाइल होगा ना, इसको वेपर्स में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा। अभी जो आप रीजन बता रहे हो वो तो बेटा आगे आएगी, वो जब मेल्टिंग पॉइंट का पूछेगा। अब वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस। तो बेटा सबसे पहले कल भी आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि जब भी मेल्टिंग पॉइंट का पूछे ना किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के बारे में, तो आप उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखा करें। क्लोरीन, बेटा क्लोरीन इस तरह होता है कि ये एक मॉलिक्यूल है क्लोरीन का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है क्लोरीन का, और इसके दरमियान वीक वैंडरवाल फोर्सेस होंगी बेटा, ठीक है।
सर यहाँ पर टाइप ऑफ बॉन्डिंग का बताएंगे सबसे पहले? मेरा टाइप ऑफ बॉन्डिंग आपने क्यों बताना है? देखें, ये आपके पास है फ्लोरीन, ये एक मॉलिक्यूल है, ये आपके पास बेटा दूसरा मॉलिक्यूल है फ्लोरीन का, और इसके दरमियान वीक वैंडरवाल फोर्सेस हैं। इसी तरीके से ये एक क्लोरीन है बेटा, और ये दूसरा क्लोरीन है, इसके अंदर भी बेटा फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब पहले ये बताएं कि जो ब्रोमीन, फ्लोरीन और क्लोरीन आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, ये पोलर है नॉन पोलर है? बेटा पहले ये तो बता दें जी। बेटा ये सारे कौन से मॉलिक्यूल हैं? नॉन पोलर सर। पोलर। नॉन पोलर। बेटा ये पोलर क्यों कह रहे हैं? कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है यहाँ पर बेटा? नहीं सर, मतलब नहीं अगर सर। इंडिविजुअल होता। नहीं, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस होती हैं बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी होती हैं? वैंडर वाल फोर्सेस। या आप बेटा अगर ये नहीं लिखना चाहते तो वैंडर वाल फोर्स की जगह आप लिख सकते हैं इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। लंदन फोर्स। टेम्पररी डायपोल, इंड्यूस डायपोल फोर्सेस, ये इसमें बेटा प्रेजेंट होंगी। अब मुझे ये बताएं। सर खाली आईएमएफ लिखते हैं अगर? नहीं, आईएमएफ के अंदर तो बेटा फिर डायपोल फोर्सेस भी आ जाएंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाएगी। कोशिश करें आप स्पेसिफाई कर देना। लंदन फोर्स नहीं लिख सकते? लंदन फोर्स भी लिख सकते हैं भाई। अच्छा ये बताएं सर ये लंदन फोर्स कौन सी? बेटा इसी का नाम है, वेंडरवाल फोर्स का ही नाम है लंदन फोर्स। लेकिन प्रेफरेबल नाम ये बेटा कि आप वेंडरवाल फोर्स लिखें या इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स लिखें। अब मुझे ये बताएं कि जो फोर्स है वेंडरवाल फोर्स, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? कब स्ट्रांग होती है, कब वीक होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा जितने ज्यादा होंगे, आपकी वेंडरवाल फोर्स उतनी स्ट्रांग होगी। ठीक है, अब जरा देखें फ्लोरीन के पास बेटा, अगर हम एक एक एटम की बात कर लें, फ्लोरीन के पास हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के पास है 17, इसके पास 35, ये आगे 53। तो बेटा बताएं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना डाउन द ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से वैंडरवाल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बेटा बढ़ जाएगा। तो ये आपने यहां पर लिखना है, व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। तो आप क्या बताएंगे भाई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, जिसका अच्छा इसका इफेक्ट क्या होगा, इसकी वजह से क्या रिजल्ट होगा? रिजल्ट ये होगा कि जो स्ट्रेंथ है किसकी? स्ट्रेंथ ऑफ वैंडरवाल फोर्सेस इंक्रीजेस। ठीक है जी। तो ये 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का बेटा ऊपर ये भी है, मतलब टेबल के ये मार्क्स हैं, इसलिए उसने। अच्छा अब बेटा हम आगे चलते हैं। ये तो हेलोजेंस के अंदर हमने सिर्फ उनके एलिमेंट्स की बात की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब एक बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट ट्रेंड की तरफ हम चलते हैं। यहां मैं लिखता हूं हेलोजेंस और यहां मैं लिखता हूं हेलाइड्स। और बेटा ये ट्रेंड आपको अगर नहीं आएगा तो ग्रुप 17 आपको कभी नहीं आ सकता इस ट्रेंड के बगैर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टाटीन बेटा हम नहीं पढ़ते, वो रेडियो एक्टिव है, इसलिए फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। बेटा पहले इसको देख लें, हेलोजेंस को। ये जो हेलोजेंस हैं, दीज आर दी नॉन मेटल्स। ठीक है जी। तो नॉन मेटल्स की बेटा, नॉन मेटल्स की हैबिट या उसकी नेचर क्या होती है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सर। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो बेसिकली हेलोजेंस जो है, इनके अंदर हम एक ट्रेंड स्टडी करेंगे, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो इब्राहिम भट्ट बता सकते हो कि ये जो हेलोजेंस हैं या जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन की गेन करने के प्रोसेस को सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना बेटा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। तो बेसिकली जो हेलोजेंस हैं या जो नॉन मेटल्स हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने ये देखना है कि इसमें सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन सर। बेटा याद रखें, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, कि जोन सा एटम, जिस एटम का बेटा साइज जितना स्मॉल होगा ना, जिस एटम का साइज स्मॉल होगा, वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहां पर इस केस के अंदर
आयोडीन देखें, फ्लोरीन के पास सिर्फ 2 ही शेल हैं। सर इसकी लॉजिक बता देंगे बता रहा स्मॉलर हूँ ट्यूब। बता रहा हूँ बिल्कुल बता रहा हूँ। अब बेटा इस तरह है कि इलेक्ट्रॉन गेन करना है जी, इस इलेक्ट्रॉन को कौन रेडिली गेन करेगा? तो मैं ये कह रहा हूं कि फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को रेडिली गेन करेगा। रीजन ये है बेटा, रीजन ये है कि इसका स्मॉल साइज है फ्लोरीन का, पहली चीज। लेस शील्डिंग इफेक्ट है दूसरी चीज। राइट, ये जो 2 फैक्टर है ना, लेस शील्डिंग इफेक्ट मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट कम है, और फ्लोरीन का साइज भी स्मॉल है। ये 2 फैक्टर फ्लोरीन को अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना रहे हैं। तो फ्लोरीन जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में बेटा, पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर फ्लोरीन इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये दूसरे कंपाउंड या एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। और जो पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस ग्रुप की बात कर रहा हूं, जो पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो आयोडीन है, ड्यू टू इट्स बिगर एटॉमिक साइज एंड मोर शील्डिंग इफेक्ट। इसका बेटा जो बिग साइज है और जो बेटा इसका मोर शील्डिंग इफेक्ट है, SE शील्डिंग इफेक्ट, ये दोनों फैक्टर आयोडीन को क्या बना रहे हैं बेटा? पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना रहे हैं। एक ट्रेंड बेटा आपको याद रखना है। जी बेटा। सर हम ये क्या बोल रहे पहले? जी बेटा। सर ये मैं कह रहा था शील्डिंग इफेक्ट के अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल बड़ा मतलब एटम बड़ा होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्दर अवे चला जाता है न्यूक्लियस से, तो उस पे पुल कम होता है। बेटा देखो, जब शील्डिंग इफेक्ट आपने बता दिया ना, वो तो एक्सप्लेनेशन में आएगा। आपने 2 चीजें बता दी हैं, स्मॉल साइज, जैसे जैसे साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियर पुल कम होता जाएगा। स्मॉल साइज आपने बता दिया तो इट मींस कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, इसके मुकाबले में बेटा अगर आप हेलाइड्स पर आ जाएं, हेलाइड्स देखें, एक यहां पर, अब मैं इसको फिर लिख देता हूं नीचे ताकि आपको याद करने में आसानी हो कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ट्रेंड है बेटा, फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ट्रेंड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके मुकाबले में अगर आप इन हेलाइड्स को देखें बेटा, ये हेलाइड्स जो हैं, क्या ये फर्दर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या लूज करेंगे बेटा? आप ये बताइए। लूज करेंगे। ये लूज करेंगे बेटा। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो एबिलिटी होती है उनको रेड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं बेटा। रेड्यूसिंग एजेंट मतलब एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इसमें अब जरा देखें कि आपके ख्याल में सबसे अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा भाई? आयोडीन। सर आयोडाइड। आयोडाइड, नॉट आयोडीन बेटा, आयोडाइड। आयोडाइड सर। बेटा देखिए, रीजन उसके ऑपोजिट है, जो भी पढ़ी है वही रीजन है फिर, कि आयोडाइड के अंदर आप एक चीज नोट करें, आयोडाइड में बेटा आपके पास 1 2 3 4 और 5। अब देखें, अगर रिड्यूसिंग एजेंट का हम ट्रेंड पहले मैं लिख देता हूं कि जो रिड्यूसिंग एबिलिटी है, रिड्यूसिंग एबिलिटी इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। क्यों बेटा? कौन बच्चा मुझे 2 रीजंस बताएगा इसकी कि व्हाई आयोडाइड इज द गुड रिड्यूसिंग एजेंट? सर उसकी सर उसका एटॉमिक साइज बड़ा सर। बहुत लो है। हाँ, उसका सर आयनिक ज्यादा साइज शील्डिंग इफेक्ट है, सो इट कैन लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली, यानी ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये आसानी से रिड्यूस कर देगा। सर जी जी बेटा। इससे जी बेटा, यहाँ पर बेटा बिग मोर बिग शील्डिंग आयनिक, इफेक्ट और बेटा बिगर बिग साइज। आयनिक साइज है, आयनिक साइज इसका बड़ा है, और मोर शील्डिंग इफेक्ट है। ये दोनों फैक्टर बेटा, ये दोनों फैक्टर मिलाकर जरा पढ़ के मुझे बताएं कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगी इन 2 फैक्टर्स की वजह से। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का कम होल्ड हो है जाएगी। वो कम हो कम हो जाएगी, जाएगी। जिसकी वजह से आयोडाइड बेटा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो अब बेटा हम क्या करते हैं, फौरन इसी कॉन्सेप्ट को जरा हम यूज करते हैं बेटा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। और
अच्छा बेटा, ये हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं यहाँ पर एक टॉपिक अब लिख रहा हूँ, रिएक्शन ऑफ हेलाइड आयन। बेटा गौर से सुनना है, फिर हमने इसके पास पेपर अभी करने हैं, इसके बाद हम पास पेपर करेंगे। रिएक्शन ऑफ हेलाइड आयंस विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। पहला रिएक्शन बेटा मैं कर रहा हूं, सोडियम क्लोराइड सॉलिड प्लस H2SO4 लिक्विड। ठीक है जी, ये सोडियम क्लोराइड है बेटा सॉलिड स्टेट में, इसके ऊपर आप ड्रॉप वाइज विद द हेल्प ऑफ लिक्विड या एक्वस? बेटा लिक्विड नॉट और ये एक्वस। फॉर्मेशन ऑफ HCl है ना, हाईली एक्सोथर्मिक। जी बेटा, NaHSO4 प्लस HCl जी बनेगा। बेटा अब यहाँ पर लिक्विड H2SO4 डाल रहे हैं नॉट एक्वस, तो क्या होगा बेटा, ये जो सोडियम मेटल है ये इस H को रिप्लेस करेगा NaHSO4। बेटा ये जो एक H यहां पर भी है ना, एक H और ये Cl, आप इसमें बॉन्ड बना लेंगे HCl। अब मेरी बात सुने, मार्किंग स्कीम में वो अलाउ कर देता है अगर आप इस रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं बेटा, NaCl सॉलिड H2SO4 लिक्विड, और आप अगर Na2SO4 लिखते हैं तो वो इसको ठीक करता है बेटा, गलत नहीं करता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, बोथ आर एक्सेप्टेबल। बेटा जो चीज मैंने यहां पर आपको बतानी है कि जब आपने NaCl के अंदर H2SO4 बेटा ऐड किया ड्रॉप वाइज, तो आपके पास NaHSO4 सॉलिड सॉल्ट बना, और कौन सी गैस बेटा बनी है, HCl। क्या ऑब्जर्वेशन होगी बेटा इस रिएक्शन की, पहले तो ये बता दें। मिस्टी वाइट फ्यूम्स। वाइट फ्यूम्स। White steamy fumes, sir. बिल्कुल ठीक है बेटा, व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब अच्छा ये बात याद रखें कि आगे फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा, बस यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब जरा बेटा यहाँ पर एक और चीज आपने समझनी है, और ये समझने के बाद फिर हम रिएक्शन बेटा करवाएंगे NaBr का H2SO4 के साथ। लेकिन उससे पहले ये समझ लें बेटा, आप यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है ना बेटा, पहले उसको आपने समझना है। ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज है और 4 ऑक्सीजन है तो बेटा 8- हो जाएगा। हाइड्रोजन पर 1+ चार्ज है और 2 हाइड्रोजन है तो 2+ हो जाएगा। सल्फर पर बेटा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, 6+ बेटा। +6. बेटा ये बताएं सल्फर किस ग्रुप से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में, Group 6. ग्रुप 6 से बेटा। और इस सल्फर ने अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या किए हुए बेटा, लूज किए हुए हैं। क्या फर्दर लूज कर सकता है बेटा, नहीं। ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है सल्फर। देखिए सल्फर 6 ग्रुप में था और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए बेटा, और तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से रहा। दिस इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। तो अब इसके पास क्या ऑप्शन बचा है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन अब लूज करेगा या गेन करने की तरफ आएगा, Gain, sir. यस बेटा। इस वजह से हम सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बोलेंगे बेटा, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करने। जी बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग। Sir, oxidizing agent, sir. उसकी बेटा रीजन ये है, रीजन फिर समझ लें कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो सल्फर है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6। इससे ज्यादा तो लूज कर ही नहीं सकता। अब उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो अब बेटा कौन कौन से ऑप्शन होते हैं सल्फर के पास, ये जरा सुन लें। सल्फर जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकता है बेटा। सल्फर जो है बेटा वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकता है, और सल्फर बेटा 8 इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकता है। तो बस आपको एक काम ये करना है कि इनके प्रोडक्ट्स याद करने। मुझे ये बताएं SO2 के अंदर व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, +4 +4. +4 सर, +4। +4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सल्फर +6 से +4 में गया, गेन ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 सर। 2। अगर बेटा सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फर एटॉमिक फॉर्म में आ जाए इस तरह S या S8, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी फिर, 0. तो कितने इलेक्ट्रॉन 0। गेन किए इसने, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए, sir. दूसरा ऑप्शन ये हो, तीसरा ऑप्शन ये है कि सल्फर अगर सल्फ्यूरिक एसिड अगर H2S में कन्वर्ट हो जाए, H2S, यहां पर आप बेटा देखिएगा हाइड्रोजन तो 1+ है
और 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस, तो सल्फर वुड बी 2 माइनस। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए जी इसने? +6 से 2 माइनस में चला गया, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन सर। जी बेटा, अब जरा हम आते हैं अपने उस पर। देखें NaBr और H2SO4 का जब रिएक्शन होगा तो जरा ऊपर वाला रिएक्शन देख के बता दें क्या बनना चाहिए जी। ऊपर वाला रिएक्शन देख के बता दें क्या बनना चाहिए। NaHSO4 और HBr। NaHSO4 प्लस HBr। लेकिन बेटा यहां पर होता अब ये है कि जो ही HBr बनेगा, ये HBr फर्दर रिएक्ट कर जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। HBr जैसे ही बनेगा ना तो किससे रिएक्शन करना शुरू कर देगा? H2SO4 के साथ। क्यों? अरे बेटा आप मुझे रीजन भी बताएंगे, मैं आपको यहाँ रिएक्शन लिख के देता हूं दूसरा। अच्छा बेटा, जोए बेटा अपना माइक ऑफ कर दो। बेटा ये देखें, मैंने आपको क्या बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो सल्फर है, या पूरे सल्फ्यूरिक एसिड को आप देखें, इसकी नेचर क्या है? क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है बेटा? है सर। इसकी कोशिश जी क्या है? सर, इसने है। क्या गेन करने, इसने क्या चीज गेन करनी है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन करना सर। इलेक्ट्रॉन गेन करनी है। अब बेटा याद रखें, इस HBr के अंदर हाइड्रोजन इज 1 प्लस, Br इज 1 माइनस। अभी मैंने आपको एक ट्रेंड लिखवाया था, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो ब्रोमाइड बेटा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा तो सर। याद रखिएगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो ब्रोमाइड है ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट है, या वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप इसको किस कैटेगरी में? जी सर मॉडरेट। मॉडरेट सर। नहीं बेटा, हाँ मॉडरेट, अब ठीक बोला आपने। देखिए ना, देखिए क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। आयोडाइड बहुत अच्छा है, क्लोराइड बहुत पुअर है, ब्रोमाइड एक मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट है, दरमियान में है। तो ये बेटा इसको मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट से याद रखिएगा कि जो क्लोराइड की ये जो ब्रोमाइड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड को SO2 में भेजेगा बस। बेटा HBr सल्फ्यूरिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगा? सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। सल्फर डाइऑक्साइड में भाई। अब जरा देखें, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर था 6 प्लस, यहां पर SO2 में सल्फर है 4 प्लस। कितने इलेक्ट्रॉन सल्फर ने गेन किए? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। कितने HBr मुझे चाहिए होंगे? 2 सर। एक Br तो 1 इलेक्ट्रॉन देता है। तो बेटा अब बाकी आप क्या करेंगे? बाकी यहां पर ब्रोमाइड जो होगा वो ब्रोमीन में चला जाएगा बेटा, ब्रोमाइड ब्रोमीन में, और बाकी वाटर बन जाएगा बेटा। ये देखें, हाइड्रोजन बचा हुआ है, ऑक्सीजन बचा हुआ है, हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो इससे आप वाटर बना देंगे बेटा। अब इस रिएक्शन में आपने जो चीज समझनी है वो सुन लें। इस रिएक्शन में आप बनाना तो चाहते थे HBr, लेकिन HBr बना नहीं। HBr ने फर्दर रिएक्शन कर दिया H2SO4 के साथ, और बना क्या आपके पास बेटा? ब्रोमीन बन गया। HBr की जगह ब्रोमीन बना, ठीक है आपके पास। जबकि ऊपर वाले रिएक्शन में ये काम नहीं हुआ। मुझे वो कहीं बता सकता है कि यहां पर बेटा क्यों HCl ने आगे फर्दर H2SO4 से रिएक्शन नहीं किया? रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। सब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं इसके सर। क्लोराइड इज अ पुअर अब आपने बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब आपने मार्किंग स्कीम में ये रीजन लिखी हुई है, आपने बिल्कुल वही रीजन बताई है कि जो क्लोराइड है ये इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकेगा। या इसको बेटा आप रिवर्स आर्गुमेंट भी दे सकते हैं। कोई बच्चा है जो मुझे इसका रिवर्स आर्गुमेंट दे दे? उसने आगे लिखा होता है मार्किंग स्कीम में OR। एजेंट। बट इसका रिवर्स आर्गुमेंट क्या होगा? एक तो आप लोगों ने आर्गुमेंट ये दिया ना कि क्लोराइड इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा। अब अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड की बेस पर इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग सर एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड इतना स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं के Cl को। बिल्कुल बेटा, वेल डन। ये आंसर है कि सल्फ्यूरिक एसिड इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि वो क्लोराइड से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, इसलिए यहां पर बेटा फर्दर रिएक्शन नहीं हुआ। तो अगर आपने HCl बनाना हो ना बेटा, तो HCl बनाने के लिए तो ये मेथड बिल्कुल बेस्ट है कि आप NaCl में H2SO4 डाल दें। लेकिन क्या HBr बनाने के लिए बेटा ये मेथड काम करेगा NaBr और H2SO4 का? नहीं सर। नहीं बेटा, क्योंकि इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो आपको बेटा नीचे ब्रोमीन तक जाकर मिल रहा है। अच्छा,
अब बेटा सर? यहाँ पर एक मिनट, एक्सेल H2SO4 ना डालें तो क्या HBr नहीं बनेगा? क्या नहीं बनेगा बेटा? HBr अगर आप क्या ना डालें, एक्वस? अगर एक्सेस में ना हो H2SO4। नहीं बेटा, असल में होता ये है, ये एक्सेस में हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। देखें जैसे ही HBr बनेगा ना बेटा, देखें NaBr के अंदर आपने H2SO4 ऐड किया तो HBr बनना शुरू हो जाएगा या नहीं? यस सर। बेटा जो ही HBr बनेगा ना तो आप जो फर्दर H2SO4 डाल रहे होंगे वो फिर NaBr को छोड़कर HBr से रिएक्शन शुरू कर देगा। ओके सर। जी बेटा। सर अगर H2SO4 के बजाय HCl से कराएं तब तो HBr बन जाएगा ना? अगर आप NaBr की जगह किससे करवाएं? और H2SO4 की जगह HCl यूज करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जी बेटा। वो तो फिर तब वाटर तो HBr बन जाएगा ना? जी बेटा, HBr बनाने के और बहुत सारे मेथड हैं। HBr बनाने के और बहुत सारे मेथड हैं। हम लैब में जो आप मेथड बता रहे हो इससे HBr हम नहीं बनाते। अगर HBr बनाना है तो आप उसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन को मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो यहाँ पर नहीं बनेगा ये। सर एग्जामिनर हमसे ये पूछ सकता है कि ये बताएं कि HBr क्यों नहीं बना इसमें? तो बेटा यही तो रीजन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि HBr इसलिए नहीं बना कि ब्रोमाइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वो सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस कर रहा है, यही तो वो पूछेगा। ठीक है सर। अच्छा बेटा, ऑब्जर्वेशन पर आ जाएं जी। ऑब्जर्वेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन में। ऑब्जर्वेशन क्या होगी बेटा? यहाँ पर ब्रोमीन का कलर क्या ब्राउन होता कलर है? शो होगा। यस बेटा, आपको ब्राउन फ्यूम्स मिलेंगे। आपको बेटा ब्राउन फ्यूम्स मिलेंगे। याद देखें, मैं यहाँ पर ब्रोमीन गैस लिख रहा हूं, हालांकि ब्रोमीन लिक्विड होता है। क्यों गैस लिख रहा हूं? दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक बेटा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से आपको यहाँ पर ब्रोमीन गैसियस फॉर्म में मिलेगा। अच्छा बेटा, अब आगे चलते हैं। मलाइका बदर, आप फिर क्लास में एंटर हुई हैं? मलाइका, जी सर। आप फिर क्लास में एंटर हुई हैं दूसरी आईडी से बेटा? नहीं सर, ये मैं भी एंटर रही हूँ। ठीक है। अच्छा बेटा, अब आ जाएं जरा तीसरे पार्ट पर जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बेटा बस ये लास्ट रिएक्शन है, फिर उसके बाद हम चलते हैं पास पेपर पर। ये आपका तो बेटा लास्ट रिएक्शन है हमारा, वो है NaI के साथ सोडियम आयोडाइड प्लस H2SO4। बेटा क्या बनेगा बताएं जरा, पहले दो रिएक्शंस को देखते हुए बता दें प्रोडक्ट। शाबाश। NaHSO4 बनेगा और HI और HI हाइड्रोजन बनेगा। आयोडाइड सर। बेटा कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसके बारे में क्या ख्याल है? आयोडाइड बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है क्या? तीनों फॉर्म में देगा जी सोडियम। बेटा, आयोडाइड इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड को बेटा, ये सल्फ्यूरिक एसिड को SO2 में भी भेजेगा, सल्फर में भी भेजेगा, H2S में भी भेजेगा। तो अब आपको ये तीनों रिएक्शन बेटा लिखनी है। यहां जरा देखिएगा कैसे। H2SO4 प्लस HI। सर SO2 की कोई कलर होता है? नहीं बेटा, कोई कलर नहीं है, स्मेल होती है इसकी, इरिटेटिंग स्मेल है। अच्छा बेटा, H2SO4 का जब HI से रिएक्शन होगा ना तो आपने ये बस सीक्वेंस में लिख देना है बेटा। SO2 बनेगा, इसी सीक्वेंस में लिखिएगा। SO2 सल्फर भी बन सकता है और बनेगा, और H2S बेटा। इस तरह लिख दें सर? मैं आपको बताता हूँ अभी पूरी इक्वेशन बेटा, अभी आपको यहाँ कंप्लीट करके दूंगा। पहले फर्स्ट इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं ना, फिर नीचे वाली इक्वेशंस भी हम कंप्लीट करेंगे। बेटा यहाँ तो इस को, ये बेटा यहाँ तो आप इस इक्वेशन को जरा कंप्लीट कर दें कि I2 बनेगा और साथ में बेटा वाटर बनेगा। ठीक है। आयोडीन बेटा, जो आयोडाइड है ना वो आयोडीन में जा रहा है। अच्छा आप इलेक्ट्रॉन से याद रखें बेटा, इलेक्ट्रॉन से याद रखें तो ज्यादा आसान होगा। सल्फर +6 से +4 में जा रहा है बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए जी इसने? 2। तो बेटा आप यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ HI रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपके पास वाटर बन जाएगा। अब आयोडीन में बेटा, वैसे तो आयोडीन की जो स्टेट होती है ना वो सॉलिड होती है, लेकिन इतना हाई टेम्परेचर है कि आयोडीन सबलाइम हो जाएगा। आपको पता है ना, आयोडीन सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं आता। तो आयोडीन बेटा गैसियस फॉर्म में आपको मिलेगा।
क्या बेटा कलर बताया था अभी आपको आयोडीन गैशियस का? शाबाश। पर्पल सर। पर्पल वेपर्स। जी बेटा, इसका कलर होता है पर्पल वेपर्स। तो ये ऑब्जर्वेशन साथ साथ आप लोगों ने याद रखनी होंगी कि पर्पल वेपर्स आपको मिलेंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन। अच्छा बेटा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सल्फर भी बन सकता है जी। H2SO4 प्लस HI, सल्फर बन सकता है। अभी कितने मोल HI आपको चाहिए अभी आपको पता चल जाएगा। सल्फर 6 देखिए सर, यहाँ 6। +6 से 0 में जा रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो 6 HI आपको चाहिए होंगे। बेटा आयोडीन कितने बनेंगे? 3 आयोडीन 3। और बेटा साथ में वाटर। वाटर कितने बनेंगे जी? 6 और 2 8, तो 4H2O लिक्विड। आयोडीन वेपर्स में। बेटा सल्फर सॉलिड, सल्फर का कलर क्या होता है भाई, कौन बताएगा? येलो सॉलिड। येलो सॉलिड। बेटा आपको येलो सॉलिड नजर आएगा, ये लिख लें अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि सल्फर की वजह से येलो सॉलिड बनेगा। बेटा तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो जब हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करेगा तो वो बेटा H2S बना देगा जी। क्या बनाएगा? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आप जरा देख लें, अब 8 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो आपको 8 मोल्स HI के चाहिए होंगे। ठीक है जी। तो साथ में 4 मोल्स आयोडीन के बनेंगे और साथ बेटा आपके पास 4 मोल्स वाटर के बनेंगे। और यहां पर बेटा आपने एक जैसी ऑब्जर्वेशन बार बार रिपीट नहीं करनी। यहां पर आप बताएंगे कि आपको रॉटन एक्स स्मेल आएगी बेटा ड्यू टू दी H2S, रॉटन एक्स स्मेल या फाउल स्मेल ड्यू टू दी सल्फर येलो सॉलिड इज फॉर्म। तो बेटा 3 ऑब्जर्वेशंस ये आपसे वो पूछता है एग्जाम में। बेटा अगर ये समझ आ गया तो हम फिर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लियर हो गया ये? जी सर। जी सर। अब आ जाए बेटा पास पेपर सर जो क्वेश्चन पर। H2S गैस है वो उसका कोई कलर नहीं होता। कलर नहीं है बेटा, स्मेल है ना, तो स्मेल भी तो ऑब्जर्वेशन है। ओके। बेटा अभी काफी काम हमने करना है, ठीक है, तो आप लोग जरा एक्टिव होके बैठेंगे। सर कंटेंट हो गया पूरा? नहीं भाई, अभी तो सिर्फ मैंने जो मेन जो टॉपिक है ना उसका भी एक पार्ट करवाया बेटा, तो मैंने कहा थोड़ा पहले उससे पहले हम क्वेश्चंस कर लें। अगर मुझे प्लीज इस क्लास की टाइमिंग चेंज कर दें, रात के 12 बजे इंसान को तो नींद आना शुरू हो जाती है। अच्छा बेटा इधर देखें, बस जो है इधर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है बेटा ये हमारे पास है, ये बेटा हमारे पास है। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक से बेटा कोई टाइम चेंज कर दूंगा अगर आप कहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल क्लास में फोकस करें, ये बात हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद सॉलिड सोडियम हेलाइड। बेटा आपने यहाँ पर स्टेट एनी ऑब्जर्वेशन दैट वुड बी मेड ऑन एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू सोडियम क्लोराइड। बेटा क्या ऑब्जर्वेशन आप बताएंगे कि जब NaCl और H2SO4 का रिएक्शन होगा जी? सर वाइट स्टीमी वाइट स्टीमी फ्यूम सर। कि सिर्फ वो इक्वेशन नहीं पूछ रहा, लेकिन इक्वेशन आप बनाएंगे तो आपको समझ आएगी कि HCl की वजह से बेटा वाइट स्टीमी फ्यूम्स। अच्छा अगर बेटा आप सोडियम आयोडाइड में H2SO4 ऐड करते हैं, बेटा आपको पता है अभी हमने ये रिएक्शन किया है, तो क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती है? कोई एक ऑब्जर्वेशन सर, इनमें से 3 ऑब्जर्वेशन है। येलो सॉलिड या बेटा जो आपने 3 ऑब्जर्वेशन पढ़ी हैं उनमें से कोई एक ऑब्जर्वेशन लिख देंगे, येलो सॉलिड ड्यू टू दी सल्फर। ठीक है, या आप बता दें स्टिंकिंग स्मेल या रॉटन एक्स स्मेल ड्यू टू दी H2S। सर अगर उन्होंने इक्वेशंस मांगी हो तो फिर हम सारे ही लिखेंगे? जी बेटा अगर उसने इक्वेशन मांगी है तो डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 1 मार्क का है तो कोई एक इक्वेशन बेटा आप लिख देंगे। ठीक है, वेट अ मिनट बेटा, ये क्वेश्चन कहाँ चले गए जी? जी बेटा ये देखिए
यहाँ पर उसने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जी बेटा इस क्वेश्चन को जरा पढ़ें। In the laboratory, it is not very convenient to prepare the hydrogen halide from their elements. Hydrogen halide can be prepared from their salt. Write an equation for the reaction of calcium chloride with concentrated sulfuric acid. जी बेटा CaSO4 होल पर सर कैल्शियम सल्फेट और जी सर सही था क्या बनेगा जी इसमें? सर HCl और कैल्शियम सल्फेट ये HSO4 2 और 2 फॉर्म और उसके साथ अच्छा इसमें आपके पास ये जो कैल्शियम क्लोराइड है और जो H2SO4 का बेटा आप रिएक्शन करवा रहे हैं, तो आप कैल्शियम सल्फेट भी बना सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बना सकते हैं। मैं दोनों इक्वेशन आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये इक्वेशन भी बेटा लिख सकते हैं आप, और अगर आपने उसी तर्ज की इक्वेशन लिखनी है सर मेजॉरिटी में कौन सा बनेगा, CaSO4 या CaHSO4? बेटा दोनों बनते हैं ना, इसलिए उसने अलाउ किया हुआ है, दोनों बनेंगे। सर ये क्यों होता है कि इसके अंदर CaSO4 और CaHSO4 दोनों बन सकते हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड में सिर्फ दोनों बनते हैं भाई, उसमें भी दोनों बनते हैं। मैंने दोनों आपको बताए थे कि दोनों आप लिख सकते हैं। अच्छा बेटा यहाँ देखें, यहाँ ये HCl जो है क्या सल्फ्यूरिक एसिड से फर्दर रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा जी? नो सर। यस सर। नहीं करेगा। यस सर कौन कह रहा है भाई? सर मैंने नहीं कहा। नहीं करेगा। लेकिन अगला क्वेश्चन पढ़े, कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन आयोडाइड इज नॉट प्रिपेयर्ड इन दिस वे। जी बेटा इसका क्या आंसर होगा? तो हाइड्रोजन आयोडाइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो जी बेटा आप ये बताएंगे कि हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बस ये इसका बेस्ट आंसर है। ठीक है कि हाइड्रोजन आयोडाइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस कर देगा। अच्छा बेटा, व्हेन पोटेशियम ब्रोमाइड KBr reacts with concentrated sulfuric acid, sulfur dioxide is produced. State what you would see and write the equation for this reaction. जी बेटा। सर पर्पल वेपर्स ऑफ आयोडीन। बेटा आप जो है थोड़ा सा एक्टिव होके बैठो, ब्रोमीन की बात हो रही है तो आयोडीन के वेपर्स रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ ब्रोमीन गैस। बेटा देखें इसका आप इक्वेशन देखें, KBr और H2SO4 का अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो बेटा K2SO4 या KHSO4 आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिख दें। और यहां पर बेटा क्या HBr तक रिएक्शन रुक जाएगा या ये HBr फर्दर रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ? करेगा सर। करेगा सर। और बेटा जब ये रिएक्शन करेगा तो बताएं क्या बनना चाहिए जी? सर सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। H2O plus SO2 plus Br2। यस बेटा, तो आपके पास ये चीजें यहां पर बनेंगी। ठीक है, ये चीज आपके पास बेटा बनेंगी। और आप यहां पर ऑब्जर्वेशन क्या बताएंगे कि ब्रोमीन की वजह से क्या होगा, ब्राउन गैस या ब्राउन फ्यूम्स आपको नजर आएंगे। ठीक है बेटा। सर क्वेश्चन में लिखा है कि राइट एन इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, तो सर कौन सी इक्वेशन लिखी है? ये सेकंड वाली ना? बेटा आप या तो दोनों लिख दें, अगर दोनों नहीं लिखना चाहते, एक लिखना चाहते, इसको कंबाइन कर दें बेटा। ये लें, अगर आपने दोनों नहीं लिखनी और वो कहते हैं नहीं जी एक इक्वेशन लिखिए, अगर वो आपसे ये कहता है कि आपने एक इक्वेशन लिखनी है तो फिर आप बेटा इसको कंबाइन करके लिख दें। कंबाइन करके लिखना देखें कोई मुश्किल नहीं है। जो चीजें दोनों साइड पर सेम हैं उनको कैंसिल करें। क्या क्या चीजें सेम है जी? HBr सर HBr सेम है। और बेटा क्या चीज कैंसिल हो सकती है? सर हम देखें कंप्लीट कैंसिलेशन के लिए ना हम इसको इस तरह कर लेते हैं ताकि आपके पास, अच्छा अब ये अब तो ये खुद ही वो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वेट, इस 2 को काट देते हैं। अब जरा देखिएगा बेटा, ये HBr से कैंसिल हो रहा है। और कोई चीज कैंसिल हो रही है बेटा या नहीं हो रही?
सर H2SO4 नहीं, H2SO4 नहीं, ये तो बेटा इस सेम साइड पर है ना। जब सेम साइड पर होगा तो कैंसिल नहीं होता। कैंसिल होता है अगर कोई चीज एरो के एक साइड पर हो और दूसरी एरो के ऑपोजिट दूसरी साइड साइड, पर। ऑपोजिट साइड पर हो तो फिर कैंसिलेशन होती है। सर तो अब आप बेटा इसको कंबाइन करके लिख दें। अब आप इसको कंबाइन करके लिखें कि KBr प्लस, अच्छा बेटा यहाँ इसको हमने बैलेंस नहीं किया था, ये 2 KBr है ना, क्योंकि K2L है, तो 2 KBr प्लस H2SO4। अच्छा H2SO4 बेटा दो हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो उसको 2H2SO4 कर दें। इट गिव्स K2SO4 प्लस Br2 प्लस SO2 प्लस वाटर। तो बेटा अब ये एक इक्वेशन कंबाइन करके लिख दें। मुझे ये बताएं, ये इक्वेशन समझ आई है कैसे लिखी है जी? सर फिर ये जी ऊपर सर। वाली दो ना लिखें, बस एक ही नीचे वाली लिख दें। बेटा अब अगर वो कह रहे हैं देखें कि सर 2H2O होगा। 3 नंबर की है। हाँ सर। राइट एन इक्वेशन, उसने कहा जी आपने एक इक्वेशन लिखनी है तो आप इन दोनों को बस कंबाइन करके लिखें। आपको ये तो याद है ना बेटा, ये दो इक्वेशंस तो आपको याद होंगी ना कि KBr का H2SO4 से रिएक्शन होगा तो ये बनेगा, और HBr फर्दर H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है। तो मैंने और कुछ नहीं किया, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया है बेटा। तो कंबाइन करूंगा तो मेरे पास ये नेट इक्वेशन बन रही है। जो चीजें सर कैंसिल हो 2H2 होगा प्रोडक्ट में। जी बेटा, जी 2H2 होगा। मैं बेटा यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, देखें। साथ ऑब्जर्वेशन भी तो लिखनी है सर। तो बेटा आप लिख देना इसमें ऑब्जर्वेशन ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है। अच्छा बेटा अब हम आगे चलते हैं जी। जो हमारा नया टॉपिक है वो है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, पहले उस पर आ जाएं और फिर उसके बाद बेटा पीछे जो है ना हेलाइट्स के टेस्ट वगैरह भी हमने करने हैं। मैंने कहा पहले इंपॉर्टेंट चीज पहले कर लेते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का बेटा मतलब ये होता है, ये बड़ा ही फेमस बेटा रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और आपको बेटा एक बात बताऊं, जो आपको पेपर 1 में MCQs आएंगे ना, उसमें ये इक्वेशन दी नहीं होती, इसकी स्टेटमेंट दी होती है कि जब क्लोरीन NaOH से रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा। बताएं जी कि कितना मैस NaClO का बनेगा या NaClO3 का बनेगा। तो अगर आपको इक्वेशन नहीं आती होगी तो वहां पर आपका MCQ जाया हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को याद करना मस्ट है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जी। अब इसका क्या मतलब है अभी आपको समझ आ जाएगा। ये दो रिएक्शन बेटा हमने करने हैं डिफरेंट कंडीशन के साथ। रिएक्शन ऑफ NaOH विद कोल्ड डाइल्यूट अल्कली, मतलब NaOH के साथ 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा जी। Cl2 प्लस NaOH NaCl NaClO प्लस वाटर। इसमें क्या हो रहा है जी, सुने। अब क्लोरीन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, सोडियम पर +1, ऑक्सीजन पर 2-, हाइड्रोजन पर 1+, सोडियम पर 1+, Cl पर 1-, ऑक्सीजन पर 2-, सोडियम पर 1+। बेटा इस क्लोरीन पर क्या चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 1+ सर। क्या होगी जी? 1+। और बेटा ऑक्सीजन 2- है, हाइड्रोजन 1+ है और ये 2+। अब जरा देखें ये क्लोरीन 0 से -1 क्या हो रहा है बेटा, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है, रिड्यूसिंग है। ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप बस नंबर देख लिया करें, डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन रिडक्शन हो रही है जी। और दूसरी साइड पे बेटा देखें कि यही क्लोरीन जो है ये इधर जा रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीडाइज। तो एक एलिमेंट है आपके पास जो कि ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, जो कि रेड्यूस भी हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स तो बोलते ही है। ये भी रिडॉक्स से आगे एक और बेटा क्लासिफिकेशन है जिसमें एक सेम एलिमेंट आपको ऑक्सीडाइज और रेड्यूस हो जाए। अच्छा अब वो आपसे क्या डिमांड करता है जी? वो आपसे डिमांड ये करता है कि राइट एंड आयोनिक इक्वेशन। आप इसकी आयोनिक इक्वेशन लिखें जी। बेटा आयोनिक इक्वेशन लिखना तो ओ लेवल्स में आपने सीखा है। उसमें क्या होगा बेटा, आयोनिक इक्वेशन में बड़ा सिंपल है, ये सोडियम्स को आप बस कैंसिल कर दें। जो सोडियम होंगे ना बेटा वो आपके कैंसिल हो जाएंगे जी बेटा। अरे क्लोरीन हम एक्वा स्टेट में डिसॉल्व करते हैं जी बेटा, क्लोरीन को आप वाटर में डिसॉल्व करके NaOH में मिक्स करेंगे। वैसे तो क्लोरीन गैस है, उसमें फिर डिसॉल्व ही नहीं होगी, तो आप इसलिए इसको वाटर में डिसॉल्व करके फिर
क्लोरीन का सोल्यूशन NaOH में डालते हैं। अब बेटा जरा आप इसकी आयनिक इक्वेशन भी सीख लें कि वो कैसे आपने लिखनी है। क्लोरीन तो बेटा एक्वस है, NaOH के आयन्स आप बनाए ना तो 2Na बनेगा और बेटा 2 मोल्स ऑफ OH आयन बनेंगे, क्योंकि एक्वस का मतलब होता है अगर कोई आयोनिक कंपाउंड के नीचे एक्वस लिखा हुआ है उसका मतलब होता है आयन्स। इसी तरह बेटा NaCl के आयन्स बनाएंगे, Na प्लस Cl माइनस। अच्छा, इसके आयन्स बच्चे गलत बनाते हैं जी। आपने Na को अलहदा रखना है, सोडियम आयन अलहदा और ClO -1 अलहदा, ये पूरा अलहदा होगा और साथ में बेटा वाटर। अब आप बस कैंसिल कर दें जो सेम आपके पास चार्जेस हैं बेटा, और बाकी आपके पास आयनिक इक्वेशन आ जाएगी। Cl2 aqueous, 2 moles of OH minus aqueous, it gives। बेटा मैंने क्या क्या चीज नहीं काटी? तो दूसरा वाला सोडियम नहीं काट दिया जी बेटा। सर Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव aqueous, नेगेटिव, ClO1 माइनस aqueous और वाटर लिक्विड। ये है बेटा आयोनिक इक्वेशन जो कि वो आपसे पूछ सकता है, आयोनिक भी पूछ सकता है, दूसरी भी पूछ सकता है। ये कंडीशन जरा याद रखिएगा। ये रिएक्शन हमने किया 15 डिग्री पर और कोल्ड डाइल्यूट अल्कली के साथ। दूसरी चीज बेटा याद रखें यहां पर कि इसको वो NaClO को बेटा लिखता है सोडियम क्लोरेट 1। का क्या मतलब है जी, कोई बता सकता है इस 1 का क्या मतलब है? सर ऑक्सीडेशन नंबर 1 होएगा। यस, ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन के ऊपर 1 है। वो सिर्फ क्लोरीन के शो कर रहा है कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कम है। बेटा दूसरा जो रिएक्शन है वो भी जरा देख लें, फिर हम इसके पास पेपर पर आते हैं। दूसरा रिएक्शन है आपके पास रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद हॉट कंसेंट्रेटेड NaOH, और बेटा इस दफा जो टेम्परेचर होगा वो याद रखना है आपने 70 डिग्री। सर कोल्ड डाइल्यूट में क्या होता है टेम्परेचर? 15 बेटा। अच्छा सर। बेटा बेटा यहां देख लें क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। स्टेट्स वही हैं, क्लोरीन एक्वस फॉर्म में, NaOH एक्वस फॉर्म में, NaCl बनेगा, NaClO3 बनेगा और बेटा साथ में आपके पास यहां पर वाटर बनेगा। अभी मैं बैलेंस नहीं कर रहा, पहले डिफरेंस मैं आपको बेटा बताना चाह रहा हूं। जरा डिफरेंस 1 मिनट के लिए देखिएगा, मैं नीचे फिर वही वाली इक्वेशन लिख रहा हूं बेटा ताकि पहले आपको डिफरेंस बता दूं। रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड डाइल्यूट NaOH 15 डिग्री। यहां पर क्या था बेटा देखिएगा, कहां पर सिर्फ डिफरेंस आपको मिल रहा है? NaClO और हॉट NaClO। कंसंट्रेटेड में याद रखिएगा NaClO3 बनेगा, कोल्ड डाइल्यूट में याद रखिएगा NaClO बनेगा। बस ये डिफरेंस बेटा आपने याद रखना है। बाकी अभी हम ऊपर वाली इक्वेशन को भी बैलेंस कर लेते हैं। अच्छा, ऊपर वाली इक्वेशन को या तो कोफिशिएंट याद कर लें बेटा, एक तरीका ये है। कोफिशिएंट याद नहीं करना चाहते तो फिर वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है उससे बैलेंस हो जाती है बेटा, ठीक है। और अगर आप कोफिशिएंट याद कर लेते हैं तो इस तरीके से बस बैलेंस हो जाएगी। फिर कहते हैं तो मैं उस तरीके से बेटा बैलेंस कर देता हूं आपको ऑक्सीडेशन नंबर से, या ठीक है? चलिए ठीक है, याद हो जाता है। 0 बेटा क्लोरीन को सिर्फ चेक कर लेते हैं। क्या चीज बेटा? सर ये मतलब कि हम लोग को लिखनी होगी तो बैलेंस करके लिखनी होगी। यस बेटा, वो तो पूछने की तो बात ही नहीं है बेटा, अंडरस्टूड है। बेटा देखिए जरा यहां पर ये NaClO3 के ऊपर आपने चार्जेस नहीं चेक किए, जरा देखें। NaClO3 के अंदर आप जो क्लोरीन को चार्जेस देंगे, सोडियम +1, ऑक्सीजन 2 माइनस है तो -6। बेटा अब क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आना चाहिए कि ये -6 कैंसिल हो जाए? +5। +5 डालूंगा तो ये +5 और +1 +6 और -6 कैंसिल हो रहा है। ये Cl बेटा देखिए -1 में जा रहा है, दिस इज रिडक्शन। और बेटा इसी तरीके से ये जो Cl है ये +5 में जा रहा है, नंबर बढ़ रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन। बेटा यहां पर भी आप बताएंगे कि ये आपका सेम एलिमेंट जो है क्लोरीन, ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रेड्यूस भी हो रहा है बेटा, ठीक है। तो दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बेटा मुझे ये बताएं
जो पिछली इक्वेशन थी, हाँ बेटा जरा पिछली इक्वेशन में फिर आए। यहाँ पर एक चीज मैंने आपको बतानी थी जो मैं नहीं बता सका उस टाइम। बेटा ये जो आपके पास NaCl और NaClO है ना बेटा, ये सर इसको देखिएगा, ये मैं पिछले रिएक्शन पर आ गया हूँ, कोल्ड डाइल्यूट एल्कली। इसमें जो NaCl और NaClO है, इसके मिक्सचर को क्या बोलते हैं बेटा, कोई बता सकता है? सर ब्लीच। यस बेटा, इसका इक्विमोलर मिक्सचर, अगर 1 मोल NaCl और 1 मोल NaClO या 2 मोल NaCl और 2 मोल NaClO इक्वल इनके मोल्स अगर आप लेकर वाटर में डिसॉल्व करें तो ये बेटा ब्लीच का फॉर्मूला हो जाता है। ब्लीच इज अ मिक्सचर ऑफ NaCl एंड NaClO। ये बात याद रखनी है MCQ के लिए, और आपसे पूछ सकते हैं। जी बेटा। सर NaClO को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जो क्लोरेट का आयन बनता है सर, ये फूल में डाला जाता है ना बैक्टीरिया किल करने के लिए। बेटा अभी आ रहा हूं उस पर। वो आप वाटर में ये नहीं डालते, वो आप वाटर में एक और चीज डालते हैं, उस रिएक्शन पे भी आता है। बेटा ये चीज आपको समझ आ गई है कि NaCl और NaClO के मिक्सचर को ब्लीच कहते हैं और इसको आप स्टेन वगैरह को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा बेटा लास्ट आप डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का सिर्फ रिएक्शन देख लें, फिर हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। बेटा स्विमिंग पूल के अंदर आपने देखा है कि क्लोरीन को वाटर में ऐड किया जाता है जी, स्विमिंग पूल के अंदर। क्यों? इसलिए ऐड किया जाता है कि जब आप क्लोरीन को वाटर में डालते हैं तो आपके पास दो एसिड बनते हैं, एक HCl और एक HClO। इसको मैं समझाने के लिए ऐसे लिख देता हूं बच्चों को ताकि याद करना आसान हो कि एक HCl बनेगा और एक HClO बनेगा। फिर अगर आप गौर करें तो ये रिएक्शन भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। Cl के ऊपर 0 चार्ज है, यहां Cl के ऊपर -1, ऑक्सीजन इज 2-, हाइड्रोजन इज 1+, Cl इज 1+। तो आप देखें क्लोरीन यहां पर बेटा रिड्यूस हो रहा है और यहां पर बेटा क्लोरीन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। और जो भी अब्दुल्ला यासीन बात बता रहा था वो बेटा सुन ले। वैसे तो ये जो HClO है ना बेटा, HClO जो है ये क्लोरिक 1 एसिड, ये फर्दर डिकम्पोज हो जाता है HCl में और एटॉमिक ऑक्सीजन में ऐसे। और आपकी बुक पे लिखा हुआ है बेटा, ये बात गौर से सुनिएगा, आपकी बुक पे लिखा हुआ है कि इट किल्स द बैक्टीरिया। अब एक बात गौर से सुनिएगा बेटा, लेकिन मार्किंग स्कीम में अगर आप देखें ना तो ये आंसर वो नहीं मानता बेटा। हालांकि बुक पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 178 पे आप जाएं तो वहां लिखा हुआ है कि जो HClO जो है ये खुद ब खुद डिकम्पोज होकर एटॉमिक ऑक्सीजन बनाता है और ये क्या करता है, ये वाटर के अंदर बैक्टीरिया को किल करता है। लेकिन जब वो आपसे MCQ पूछेगा तो वहां पर आपने और ही कुछ बताना है। वहां क्या बताना है कि जो HClO है ये आयंस में चला जाता है, H पॉजिटिव और ClO-1, और ये जो बेटा यहाँ पर ClO-1 आयन है ये बेसिकली जर्म्स को किल करता है। ये याद रखिएगा बेटा, जर्म्स को किल करने के लिए ClO-1 का आयन रिक्वायर्ड होता है। अब लेकिन एक थ्योरी ये कहती है बेटा, उसने वैसे बुक में ये लिखा हुआ है कि वन थ्योरी सजेस्ट दैट एटॉमिक ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल टू किल द बैक्टीरिया। लेकिन एक थ्योरी का ये वो है, लेकिन एग्जाम के लिए आपने ये याद रखना है कि ClO-1 बैक्टीरिया को किल करता है। अब बेटा जरा हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये ले जी, ये तो बड़ा आसान से इसने दिया हुआ है क्वेश्चन। फिलहाल क्लोरीन रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 2 डिफरेंट वेज। 2 डिफरेंट वेज कौन से हैं भाई क्लोरीन के NaOH के साथ रिएक्शन, क्योंकि बता सकते हैं सर कोल्ड ये बेटा। अब आपको याद रखना है कि कोल्ड डाइल्यूट में क्या बनेगा, हॉट कंसंट्रेटेड में क्या बनेगा। इन ईच केस देखिए, इन ईच केस वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड 1 अदर क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड आर फॉर्म। बेटा ये दूसरा जो है इसमें 2 ऑप्शन होंगे, या तो NaClO बनेगा या NaClO3 बनेगा। NaClO3 किस में बनेगा जी? हॉट वाले में, हॉट कंसंट्रेटेड। तो बेटा यहां लिख लें फॉर्मूला ऑफ अदर क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड। तो कोल्ड डाइल्यूट NaOH में तो बनेगा NaClO और हॉट कंसंट्रेटेड में बनेगा NaClO3। और बेटा ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का वो पूछ रहा है, बड़ा सिंपल है। इसमें क्या होगा +1, क्या होगा +5 होगा। 4 मार्क्स बेटा आपको इसके मिलेंगे। अच्छा आगे चलें जी, ये क्वेश्चन हमने कल नहीं किया, चलें यहाँ आगे, अच्छी बात है। मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड ईच डिसॉल्व इन वाटर
इज डिसॉल्व इन और रिएक्ट विद वाटर। आपने बेटा प्रिडिक्ट करनी है अप्रोक्सीमेट पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। मैग्नीशियम क्लोराइड को वाटर में डालेंगे तो पीएच क्या होगी? 6.5 6.5 से 6.9 के दरमियान कुछ भी लिख दें। SiCl4 को बेटा आप जब वाटर में डालेंगे तो पीएच क्या होगी? 7+। सर 7 कौन कह रहा है भाई? ये 7 वाला कौन है? सर 2 7+ सर, 7 से ऊपर। 7 से ऊपर होगी। वेल डन। ये कौन है? वो तो अल्कलाइन हो जाएगा सर, ये एसिडिक है। नहीं, ये है कौन जो 7+ कह रहा है भाई? 2 होगी बेटा। आपको रिएक्शन भूल गया है? कल ही हमने किया है कि SiCl4 प्लस वाटर तो क्या होगा जी? HCl बनेगा। 4 मोल्स ऑफ HCl प्लस SiO2 तो क्या होगा? HCl की वजह से पीएच क्या हो जाएगी? 2 आ जाएगी। वो कह रहे हैं जी एक्सप्लेन विद एन एड ऑफ एन इक्वेशन। आपने इक्वेशन भी लिखनी है और इन दो वैल्यूज का डिफरेंस बताएं जी। ये क्यों बेटा डिफरेंस आ रहा है जी यहाँ पर? तो आप बताएंगे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड रिएक्ट्स विद वाटर। बेटा ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, जबकि मैग्नीशियम क्लोराइड जो है बेटा MgCl2 सिर्फ डिसॉल्व हो रहा है इन वाटर विदाउट रिएक्टिंग। रिएक्ट नहीं कर रहा बेटा, ठीक है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड को जब वाटर में डालेंगे ना तो ये चीज बनेगी। मैग्नीशियम सॉलिड वाटर में डाला बेटा आइंस बन जाएंगे बस, मैग्नीशियम आइन एंड क्लोराइड आइन। कोई H आइन वगैरह यहां पर नहीं बनेंगे। तो ये कल भी किया था बेटा, क्वेश्चन आना चाहिए था आप लोगों को। अच्छा सर वर्डिंग में क्या लिखा है फिर? ये वर्डिंग है ना बेटा, ये वर्डिंग है कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड रिएक्ट विद वाटर या हाइड्रोलाइज विद वाटर, जबकि मैग्नीशियम क्लोराइड विल ओनली डिसॉल्व इन वाटर। तो इक्वेशन लिखना जरूरी है? इक्वेशन उसने बेटा ऊपर कहा है ना, विद एड ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन लिखना लाजमी है। 2 मार्क्स तो इक्वेशन के आपके, दोनों की लिखना है ना? अब बेटा इक्वेशन के मार्क्स हैं, फिर पीएच के मार्क्स हैं बेटा, ठीक है? सर एक सवाल है, जैसे पास्ट पेपर में जो हाइड्रोलिसिस ऑफ सिलिकॉन क्लोराइड जो है वो उसमें सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है SO2 के बजाय। सिलिकॉन नहीं बेटा, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड नहीं है। सर ये मार्क्स की में दिया हुआ था, दोनों चीजों को अलाउ किया हुआ था कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी बन सकता है और सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है। बेटा अगर दिया हुआ उसने तो फिर ठीक है, अगर मार्किंग स्कीम में उसने कह दिया तो ठीक है। सर यहाँ पे सिलिकॉन की भी इक्वेशन देनी है ना? जी बेटा दोनों की देनी है, मैंने सिलिकॉन के ऊपर दे दिया। अगर बेटा मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है ना तो आप बिल्कुल उस पर फिर आप उसको लिखिए, ठीक है? अच्छा अब बेटा आगे आ जाते हैं हम नए टॉपिक के ऊपर, और ये बड़ा ट्रिकी सा होगा बेटा, इसको जरा आपने गौर से समझना है। ये टेबल है, जो टेबल आपने बेटा याद करना है, इसमें आपने डिस्क्रिप्शन याद करनी है। बेसिकली टेबल इस तरह का है कि हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन इट गिव्स HF, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन it gives 2HCl, hydrogen plus bromine it gives 2HBr, and hydrogen plus iodine it gives 2HR। ये तो है जी रिएक्शन। डिस्क्रिप्शन बतानी है कि ये रिएक्शन हुए कैसे हैं जी, मतलब जब हुए तो उसमें क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिली है? हाइड्रोजन हैलाइड्स बने। सर पहला तो वेरी विगरस था। अच्छा बेटा हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बारे में आपने याद रखना है। अभी बेटा हमने इस पे काफी अच्छी वो करनी है डिस्कशन, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है जो कि बड़ा ट्रिकी से है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो आपने बताना है कि हाइड्रोजन, ये बात याद रखने वाली है कि ये रिएक्ट करेंगे एक्सप्लोसिवली, और बेटा इसके लिए आपको कोई सनलाइट की जरूरत नहीं है। ये डार्क में विदाउट लाइट ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन देंगे आप, ठीक है? कोई लाइट कोई हीट देने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन क्लोरीन का जो रिएक्शन होगा बेटा, ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन के लिए आपको सनलाइट चाहिए बेटा, ठीक है? सनलाइट। हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो है बेटा, ये रिएक्शन जो है स्लो होगा,
हीटिंग के बावजूद स्लो होगा, तो आप देख रहे हैं कि रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। ये बात नोट कर रहे हैं आप? डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। यस, देखिए अभी उसके हम रीजन पे आएंगे बेटा। और यहां पर तो देखें बेटा, आयोडीन के अंदर तो आप देखेंगे कि रिएक्शन ही रिवर्सिबल हो गया। इतना स्लो रिएक्शन है कि रिएक्शन रिवर्सिबल की तरफ जाना शुरू हो गया, दोबारा रिएक्टेंट बनना शुरू हो गया। तो ये फॉर्म्स एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो ये तो बेटा बहुत ही स्लो रिएक्शन है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है जी। मैं पहले क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाता हूं। सर बॉन्ड लेंथ की वजह से बताते हैं जी। बॉन्ड लेंथ की वजह से तो फिर ऑपोजिट होना चाहिए था काम बेटा। बॉन्ड लेंथ की वजह से नहीं है, ये फ्लोरीन से आती है तो बेटा अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। बेटा अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन पहले निकाल लूं, फिर आप लोगों से डिस्कस करते हैं क्या कहानी है इसमें। ये है जी बेटा, आप लोग वैसे खुद थोड़ा सा सोचें इसमें अभी कि ये क्या हुआ होगा। लंदन फोर्सेस सर इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ जाएगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन की कैपेसिटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी। सर क्वेश्चन क्या है? अच्छा ठीक है ठीक है। आयोडीन को मॉलिक्यूल को ब्रेक करना मुश्किल होगा तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। सर क्वेश्चन है क्या बेटा? गौर से क्यों नहीं सुनते उस टाइम तुम अब्दुल्ला यासीन? अब मुझे यहाँ से 1 मिनट पहले निकालने दो, फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। वेट, पहले मुझे यहाँ से क्वेश्चन ढूंढ लेने दो बेटा। ये क्वेश्चन जो है ना, ये उसने पूछा हुआ है इसमें। ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4। ये जी क्वेश्चन जरा पढ़ लो। अभी जो मैंने आपको टेबल दिया, पहले बेटा इस टेबल को देखें। 1 मिनट पहले इस टेबल को देखें, फिर इस क्वेश्चन को। पहले ये टेबल फिर पढ़ लें बेटा एक दफा, और उसको याद कर लें कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन का रिएक्शन क्या होगा बेटा? बड़ा फास्ट है। और हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन क्या है जी? स्लो है। तो अब्दुल्ला यासीन क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन फ्लोरीन का रिएक्शन फास्ट क्यों है और हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन स्लो क्यों है? जिस बच्चे को ये टेबल याद करना है बेटा, वो ये टेबल एक तो याद लाजमी करें, क्योंकि उसने पूछा होता है समटाइम कि आप इस रिएक्शन की डिस्क्रिप्शन लिखें। पेज नंबर 175 पर जाकर बेटा बुक की ये टेबल वहां से याद कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं बेटा हम क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सर ये बुक रॉजर नॉरिस वाली की बात कर रहे हैं? जी बेटा, रॉजर नॉरिस की। The halogens and their compounds have a wide variety of uses and chemical and physical properties of the element show regular pattern. Chlorine, bromine, iodine all react with hydrogen. सारे रिएक्शन करते हैं ना बेटा हाइड्रोजन के साथ? जी सर। State the trend in the reactivity of halogen with hydrogen. ट्रेंड बेटा बताएं। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। ये ट्रेंड तो बेटा आपको याद हो जाएगा इस डिस्क्रिप्शन को पढ़कर कि एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन दे रहा है और एक इक्विलिब्रियम में चला गया, तो डाउन द ग्रुप जो है ये रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ये बात तो ठीक की आप लोगों ने कि स्टेट, आपने सिर्फ ट्रेंड को बताना है बेटा। तो ये मैंने बता दिया कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। अब बेटा इसको आपने एक्सप्लेन करना है, इसी ट्रेंड को इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। आपने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बेस पर अब नहीं एक्सप्लेन करना, बॉन्ड एनर्जी की बेस पर एक्सप्लेन करना। तो बेटा यहां पर मैं इस तरह करता हूं, चलें आप लोगों की आसानी के लिए बेटा, 1 मिनट, आप लोगों की आसानी के लिए मैं यहां पर जो है ना मार्किंग स्कीम बेटा आपको खोल के दिखाता हूं, और वहां से अगर आप लोग वहां से भी क्वेश्चन इसका आंसर पढ़ के मुझे बता दें तो फिर भी बड़ी बात होगी जी। ये 11 ये लें जी। ये आप लोग जरा इसको पढ़ें और मुझे समझाएं कि ये क्या कह रहे हैं जी। सर अभी क्वेश्चन क्या है?
ये है जी, ये इसको जरा पढ़े और मुझे बताएं बेटा कि वो क्या कह रहा है। ये बात तो हमने बता दी है कि रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये बात तो आपने बता दी। ये दो नंबर आपको कैसे मिलेंगे ये देखें, समझ आ रही है या नहीं? सर इसमें क्वेश्चन दिखाएं क्या है? बेटा क्या कह रहा है इसमें बताएं जरा। सर उसने पहले वाले एक्स और एक्स वाले में तो ये बताया कि क्लोरीन से आयोडीन जाते हुए जो बॉन्ड लेंथ है वो तो इंक्रीज कर रही है, तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो है वो डिक्रीज करेगी बिकॉज बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप आयोडीन जाते अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, अगर बॉन्ड लेंथ जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है, राइट, तो बॉन्ड फिर जल्दी नहीं टूटना चाहिए, आयोडीन का बॉन्ड तो उसने उसकी भी रीजन दी है कि जो हाइड्रोजन के साथ जो उसका बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू। यस बेटा, गुड, वेल डन। ये कौन है बेटा, आपका क्या नाम है? मुनीब से। गुड बेटा, गुड। अब देखिए इधर बेटा, सर वो आपने बताया था कि बेशक बॉन्ड थोड़ा एक्स्ट्रा टूटे। क्या कह रहे हो बेटा? सर वो आपने बताया था कि बेशक फ्लोरीन का बॉन्ड थोड़ा एक्स्ट्रा टूटता है लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन बहुत जल्दी करता है। जी बेटा, अब जरा देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इधर वो क्योंकि उसने क्लोरीन से स्टार्ट किया हुआ है तो हम भी यहीं से स्टार्ट करते हैं भाई। ये देखिए बेटा, आप अगर इनकी बॉन्ड लेंथ देखें ना, मतलब क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन और आयोडीन आयोडीन, तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है बेटा? इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही? अगर आप इस तरह मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं बेटा यहाँ लिखता हूँ पहली चीज कि बॉन्ड लेंथ बेटा इसकी इंक्रीज हो रही है। बॉन्ड लेंथ की इंक्रीज होने से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी बेटा? डिक्रीज सर। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज। अच्छा, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज होगी तो इसका क्या मतलब है? आयोडीन जल्दी ब्रेक होगा या नहीं होगा? जी सर, जल्दी ब्रेक होगा, एनर्जी इससे जल्दी ब्रेक करेगा सर। जल्दी ब्रेक होगा। तो इस बेस पर बेटा, इस बेस पर, इस बॉन्ड लेंथ की बेस पर तो रिएक्शन क्या होना चाहिए भाई? मोर रिएक्शन। नीचे आयोडीन को रिएक्शन क्या शो करना है? फास्ट रिएक्शन शो करना है बेटा। आयोडीन को फास्ट रिएक्शन शो करना चाहिए क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है। अब जरा आ जाए बेटा दूसरे पार्ट की तरफ। अब प्रोडक्ट वाली साइड पर आए बेटा, यहां पर बॉन्ड्स बन रहे हैं। अब जरा बताएं सबसे वीकर बॉन्ड किधर बन रहा है भाई? HCl स्ट्रांग है, HBr स्ट्रांग है, HI स्ट्रांग है? कौन सा स्ट्रांग है भाई? HCl स्ट्रांग है। और HI बॉन्ड क्या है बेटा? वीकर बॉन्ड है। यस, ये जो बॉन्ड है वीक बॉन्ड, यहां पर बेटा फॉर्मेशन ऑफ वीक बॉन्ड हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ वीक बॉन्ड। बेटा मुझे ये बताएं, जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन की कोशिश क्या होती है कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप करे या वीकर बॉन्ड डेवलप करे? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप करे। जबकि यहां पर जो है ना बेटा बॉन्ड वीक बॉन्ड डेवलप हो रहा है। तो ये रिएक्शन इस लिहाज से, अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट्स को देखें, सिर्फ प्रोडक्ट्स को, तो इस लिहाज से रिएक्शन स्लो होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए बेटा? स्लो रिएक्शन होना चाहिए। क्यों स्लो होना चाहिए? क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट में बड़ा वीक बॉन्ड बनने जा रहा है, ठीक है, एज कंपेयर टू HBr एंड HCl। वीक बॉन्ड होने से ये हम वीक बॉन्ड होने से कैसे हो सकता है कि रिएक्शन स्लो? बेटा प्रोडक्ट रिएक्शन जब भी होता है तो वो बॉन्ड्स बनते हैं जो थोड़े से एनर्जेटिकली स्टेबल हो या जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो वो बनते हैं, ठीक है। आयोडीन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है ना। अब मेरी बात सुनिए, उसने जो क्वेश्चन पूछा ना उसने कहा इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बेस पर नहीं बताएंगे बेटा, बॉन्ड एनर्जी की बेस पर। बेटा अब जरा गौर से सुनिएगा ये बात, अगर आप रिएक्टेंट वाली साइड पर देखें और रिएक्टेंट्स के बॉन्ड लेंथ को देखें, तो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड लेंथ को देखते हुए डाउन द ग्रुप रिएक्शन क्या होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए। और आप अगर प्रोडक्ट्स की बॉन्ड लेंथ को देखें और वहां से डाउन द ग्रुप मूव करें तो रिएक्शन क्या होना चाहिए? स्लो। अब बेटा आ जाएं रियलिटी की तरफ कि असल में क्या हो रहा है, रिएक्शन स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है डाउन द ग्रुप? सर असल में रिएक्शन स्लो हो रहा है।
स्लो हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फैक्टर डोमिनेंट है। ये डोमिनेंट फैक्टर है किसके ऊपर? इस वाले के ऊपर। ये जो फॉर्मेशन ऑफ वीक बॉन्ड है ये डोमिनेंट फैक्टर है। और यहां पर अब आप जरा मार्किंग स्कीम पर फिर आए बेटा। तो सर इसका ये मतलब नहीं हुआ कि सर जो वीक बॉन्ड बना है, जैसे ही वो वीक बॉन्ड बनेगा वो फिर से टूट जाएगा स्लो वापस? बनेगा ना, स्लो बनेगा, इसलिए तभी तो वो इक्विलिब्रियम की तरफ चला गया बेटा, तभी तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन। तभी रिवर्स हो गया, जैसे ही वो बना फिर से टूट गया। जी बेटा, अब जरा देखिए बेटा, फिर इसकी बात ये सुने। ये तो आपने बता दिया था कि जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। उसमें आपने एक बात ये बताई कि जो क्लोरीन क्लोरीन है और जो आयोडीन आयोडीन बॉन्ड है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। दूसरी बात आपने ये बताई कि जो डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ है ना HX की, HX से क्या मुराद है? HCl, HBr और HI। इनकी जो डिक्रीज होने की बेटा स्ट्रेंथ है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन बॉन्ड्स। ये डोमिनेंट फैक्टर है बेटा, और ये डिसाइड करेगा रिएक्शन की रिएक्टिविटी। कौन डिसाइड करेगा? HX का बॉन्ड डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इस वजह से आप अगर इस रिएक्शन को बेटा देखें, इस रिएक्शन को देखें, तो ये डोमिनेंट फैक्टर जो है इसने डिसाइड करना है कि कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा। तो HCl के केस में बॉन्ड स्ट्रांग है, ये फास्ट बनेगा। HI के केस में बॉन्ड वीक है, तो ये बेटा स्लो बनेगा, और इतना स्लो बनेगा कि ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर भी आपको बना कर देगा। ये बेटा फैक्टर टेस्टिंग के वक्त तो नहीं होता, जब टेस्ट आता है तो येलो पीपीटी पहले नजर आता है। मैं आपको बताता हूँ बेटा, केमिस्ट्री के अंदर इस तरह करते हैं, फिजिक्स वगैरह में तो ऐसे होता है कि आप बेटा पहले जो है ना कोई थ्योरी सोचते हैं और फिर उसके बाद उसको आप उसका वो करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। केमिस्ट्री में इसके ऑपोजिट है, आप एक रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद उसकी रीजनिंग सोचते हैं। तो ये देखें, अगर आप यहां पर देखें ना, तो यहां पर तो आप अब बिल्कुल फंस गए हैं। कैसे कि एक जो फैक्टर है वो रिएक्शन को फास्ट शो करवा रहा है। अगर आप बॉन्ड लेंथ को देखें तो वो तो ये बता रहा है कि आयोडीन का रिएक्शन फास्ट होना चाहिए। अगर आप रियलिटी की तरफ आए तो वो बात बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, आयोडीन का रिएक्शन फास्ट नहीं हो रहा। तो फिर हम इसलिए जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि एक फैक्टर रिएक्शन को फास्ट कर रहा है, दूसरा फैक्टर रिएक्शन को स्लो कर रहा है, तो हम ये वर्ड यूज करते हैं बेटा। ये बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है कि ये डोमिनेंट फैक्टर है, इसकी वजह से ऐसे हो रहा होगा। अब इसके पीछे कितने आंसर में ये एक्स बॉन्ड एक्स लिख सकते हैं? उधर लिख सकते हैं ना, एक्स असल में वो हेलोजन को शो कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं भाई। अच्छा बेटा, अब आ जाते हैं आगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेलाइड्स के ऊपर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेलाइड्स एक तो आपने O लेवल्स में किया था बेटा, और एक A लेवल्स में आपने किया था, वो भी आप जरा देख लें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेलाइड्स में क्लोराइड है आपके सिलेबस में, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है। O लेवल्स में आप इन हेलाइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक रिएजेंट यूज करते थे जिसका नाम है एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। बताएं जी, जब आप एक्वस सिल्वर नाइट्रेट डालते थे क्लोराइड के अंदर तो कौन से प्रेसिपिटेट बनते थे? व्हाइट पीपी। और AgCl बेटा उसमें बनता था, AgCl सॉलिड। अच्छा, अगर आप AgNO3 बेटा ब्रोमाइड में डालते थे, क्रीम का वर्ड यूज करना है, क्रीम प्रेसिपिटेट AgBr की वजह से। और जब आप आयोडाइड के अंदर सिल्वर नाइट्रेट डालते थे तो येलो प्रेसिपिटेट आपके पास बनते थे AgI की वजह से। पहले तो बेटा इनके रिएक्शन लिख लें, वो रिएक्शन पूछता है आपसे। अगर कंप्लीट रिएक्शन पूछे तो बेटा ये लिख दें, NaCl प्लस AgNO3, दोनों एक्वस सॉल्यूशन होंगे, दोनों को आप मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा जी? AgCl बन जाएगा सॉलिड और NaNO3 बन जाएगा एक्वस। अगर वो आपसे पूछता है आयोनिक इक्वेशन इसकी, तो बड़ा आसान है, आपको पता है सोडियम से कैंसिल, नाइट्रेट से पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव इनटू Ag, ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी। आपने सिर्फ क्या लिखना है? Ag+1 स्टेट सिंबल्स लाजमी डालने हैं। और बेटा ये जो क्लोराइड है इसको लाजमी लिखना है, क्लोराइड एक्वस, इट गिव्स AgCl सॉलिड, ये व्हाइट पीपीटी। सेम इक्वेशन आप ब्रोमाइड की बनाएंगे, सेम इक्वेशन आप आयोडाइड की बनाएंगे। अच्छा बेटा, इसके अंदर ना जो कलर्स हैं वो इतने ज्यादा उनमें डिफरेंस नहीं होता, तो हम एक सेकंड रिएजेंट भी यूज करते हैं ताकि इन कलर्स को कंफर्म किया जाए
कि आया ये व्हाइट कलर ही है या क्रीम है। तो बेटा सेकंड क्या होगा कि हम अमोनिया एक्वस के साथ रिएक्ट yes, होगा। बेटा add- डायल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन सर इसका। और बेटा इसके रिएक्शन भी पूछेगा भी आपसे, अभी मैं इसके रिएक्शन भी लिखूंगा कि अमोनिया क्या क्या रिएक्शन होगा। डाइल्यूट अमोनिया डालते हैं बेटा आप, और फिर आप अगले कॉलम में हम बनाएंगे ऐड कंसंट्रेटेड अमोनिया। बेटा याद रखें डाइल्यूट अमोनिया अगर आप व्हाइट प्रेसिपिटेट में डालें ना जो AgCl की वजह से बने, तो ये प्रेसिपिटेट क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व हो जाए सर। डिसॉल्व हो जाता है। बाकी नहीं होंगे बेटा, बाकी यहाँ पर प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल है सर। इनसॉल्युबल। अभी आपको बेटा इसकी इक्वेशंस मैंने लिखवानी है, ठीक है। अच्छा यहां पर भी बेटा ऐसी होगा, प्रेसिपिटेट रिमेन्स इनसॉल्युबल। अब तो पहले आ जाए बेटा इनके रिएक्शंस पर आ जाए कि यहां पर क्यों हुआ क्या है। AgCl के अंदर जब आपने अमोनिया डाला तो क्या हुआ होगा बेटा, क्या रिएक्शन हुआ है, ये वो पूछता है बेटा। ये भी अभी मैं आपको कराऊंगा पास फिर वो एक सिल्वर अमाइन का ग्रुप बनता है। जी बेटा आपको बताता हूँ। बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट तो है ना कि जो सिल्वर क्लोराइड AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, इसको आप वाटर में डालें ना तो कुछ भी नहीं होता। AgCl वाटर में ऐसे ही रहते हैं। मतलब वाटर जो है बेटा इस सिल्वर क्लोराइड के लैटिस को ब्रेक नहीं कर पाया। ये जो Ag+ और Cl-1 के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स थी ना, वाटर उसको ब्रेक नहीं कर पाया, जिसकी वजह से AgCl आपको सॉलिड फॉर्म में मिलता है। लेकिन जब आपने AgCl के अंदर बेटा अमोनिया डाला तो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हुए या नहीं हुए जी। AgCl के अंदर आपने जब अमोनिया डाला है, इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि अमोनिया ने, ये जो अमोनिया है एक्वस, इसने Ag+ और Cl-1 के दरमियान जो फोर्स थी उसको ब्रेक किया है, इसके लैटिस को बेटा तोड़ा है। तो आपने याद रखना है कि अब होता ये है कि 1+ है बेटा, इसके साथ ना जो अमोनिया है वो डेटिव बॉन्ड बनाता है। अभी आपको ये बात बड़ी अजीब लग रही होगी कि भाई ये मेटल कहां से डेटिव बॉन्ड बना रहा है। तो बेटा A2 में आप पूरा एक जो है ना इसका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आप पढ़ेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि मेटल्स डेटिव बॉन्ड बना सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल आप ये याद रखें कि AgCl के अंदर आप जब भी अमोनिया डालते हैं तो अमोनिया क्या करता है, इस सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन के लैटिस को ब्रेक करता है और सिल्वर को दोनों साइड से, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी बेटा खुद सराउंड कर लेता है। अमोनिया खुद तो एक न्यूट्रल है ना बेटा मॉलिक्यूल, तो ओवरऑल चार्ज इस ब्रैकेट के ऊपर क्या आ जाएगा 1+ और Cl-1 बेटा बाहर आ जाएगा। इसको इस के साथ होता है कि एक मिनट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, AgCl सॉलिड, इसमें आपने अमोनिया डाला 2 मोल अमोनिया, तो क्या बनेगा जी AgNH3 मोल ट्वाइस +1 और Cl-1। चार्जेस आप कैंसिल भी कर सकते हैं, डाल भी सकते हैं। तो ये देखिए बेटा हुआ क्या कि ये जो PPT थे आपके पास, व्हाइट PPT, किसकी वजह से, सिल्वर और क्लोराइड के इकट्ठे होने की वजह से प्रेसिपिटेट बने हुए थे। यहां पर वो सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन बेटा अलहदा हो गए हैं क्योंकि अब सिल्वर को अमोनिया ने सराउंड कर लिया। तो ये बेटा रिएक्शन है जो आपको आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है एग्जाम में। जी बेटा आप जरा पूछें, क्या पूछ रहे थे। ये सिर्फ AgCl के साथ होता है कि AgBr और I के साथ? बता रहा हूं बेटा, कंसंट्रेटेड में आऊंगा तो बताऊंगा। कंसंट्रेटेड में क्या होगा भाई कि यहाँ प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएंगे। कंसंट्रेटेड अमोनिया के डालने से जो AgBr के प्रेसिपिटेट है वो भी बेटा अब डिसॉल्व हो जाएंगे। कंसंट्रेटेड अमोनिया के डालने से जो AgBr के प्रेसिपिटेट हैं वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे। सेम रिएक्शन आयोडीन में नहीं होगा बेटा, प्रेसिपिटेट रिमेन्स इनसॉल्युबल। तो ये टेबल बेटा आपको याद रखना। इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं कि नीचे वाली लिखनी है? जो मर्जी लिखे बेटा, ये क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कि ये मेटल के साथ डेटिव बॉन्ड बना रहा है, तो आप नीचे वाला लिख लें, मार्किंग स्कीम में दोनों लिखी होती है उसमें। सर ये Cl ब्रैकेट के बाहर आएगा या +Cl होगा? बाहर आएगा बेटा, ब्रैकेट के बाहर आएगा। ये Cl जो है ना, ये आप इस तरह भी लिख सकती हैं बेटा, आपको चार्जेस डालना लाजमी नहीं है, इस तरह लिख दें क्योंकि वो चार्जेस कैंसिल हो रहे हैं ना खुद ब खुद। सिल्वर +1 है, Cl-1 है। अच्छा बेटा अब जरा इसके क्वेश्चन कर लें, इसके बड़े ज्यादा क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए जी। ये जी कंटेंट इसका खत्म हो गया?
जी बेटा कंटेंट जो है ना बस थोड़ा सा रह गया बेटा, एक दो चीजें रह गई, मैक्सिमम खत्म हो गया। बस आपको थर्मल स्टेबिलिटी क्या बताना है, HF और HI में थर्मल स्टेबिलिटी, और एक चीज और बतानी है। पहले बेटा ये क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जी बेटा इसको जरा पढ़ें। कह रहे कि इन दिस क्वेश्चन KLM रेफर टू हेलोजन एटम और हेलाइड आइन। फॉर ईच पार्ट रीड द इंफॉर्मेशन एंड कंप्लीट द आंसर लाइंस बिलो। कह रहा है कि when concentrated sulfuric acid is added to NaK, white fumes are produced। हाँ जी बेटा ये देखें, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हुआ है NaK के साथ। अब K हमें नहीं पता कि ये Cl है या Br है या क्या तो है। Cl होगा, वाइट फ्यूम से तो चल गया। Cl होगा। सर लेकिन क्लोराइड white आयन है, fumes- बिल्कुल बेटा। Cl देखिए नेगेटिव। अगर ये आप इसको कह देते हैं कि ये Cl है और ये वाकई Cl है, तो देखिए आपके पास NaHSO4 बनेगा और साथ में HCl बनेगा, जो कि व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स बेटा। और ये व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड भी करेंगे। तो बेटा आइडेंटिटी ऑफ K क्या होगी, Cl नेगेटिव। यस बेटा Cl नेगेटिव क्लोराइड। और इक्वेशन फॉर द रिएक्शन हमने लिख जो दी है, ऑलरेडी लिख दी है। ऑब्जर्वेशन क्या होगी भाई, सर वाइट फ्यूम्स डिसॉल्व, वाइट फ्यूम्स बेटा व्हाइट स्टीमी वाइट फ्यूम्स स्टीमी फ्यूम सर। बेटा व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स आपको मिलेंगे। तो उसने ऑलरेडी अच्छा, मेंशन किया नहीं बेटा नहीं, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन बेटा, सॉरी ये देखें इधर 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 देखिए, वो कह रहा है एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने प्रोडक्शन ऑफ HCl, हाँ आपने यहाँ पर जो ब्लू लिटमस पेपर था वो रेड हो गया, इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करना है। इट मींस कि जो आपकी गैस है वो एसिडिक है बेटा। सर जी बेटा जो HCl बनता है और HB और HI जो भी ये सारे गैसियस स्टेट में बनते हैं ना सर। जी बेटा इसलिए गैसेस बनते हैं कि हाई टेम्परेचर होता है, तमाम गैसेस में होंगे बेटा। एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन में आपने अब क्या बताना है कि आपको जो HK है या HCl है वो एसिडिक गैस है, तभी उसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड किया। दूसरा बेटा पढ़े जरा, when silver nitrate solution is added to a solution of NaL, a precipitate form that remain after the addition of concentrated ammonia। बेटा यहाँ से क्लियर हो गया, ये आयोडीन होगा। आयोडाइड आयोडाइड नॉट आयोडीन। कंसंट्रेटेड अमोनिया के अंदर भी डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो ये बेटा आयोडाइड होगा। कलर ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है, येलो होती है। और इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बेटा कोई अल्काइल अमाइन वाली जो बनानी थी, Ag+1 I-1 AgI। बेटा इसमें एक चीज मिसिंग है, स्टेट सिंबल आयनिक इक्वेशन में लाजमी डालनी होती है, ठीक है जी। अच्छा M2 इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन होगा। ये तो सिंपल है, आपको पता है कि ये ब्रोमीन होगा क्योंकि ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अच्छा वो कह रहे हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्लोरीन से हाई क्यों है जी, मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात लाजमी करें भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसके से जो है ना वो स्ट्रेंथ ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्स इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा बेटा ठीक है। अच्छा बेटा अब थोड़े से क्वेश्चन हम जल्दी से करते हैं क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, थोड़े से हम क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन आज कम किए हमने। पहला वाला तो हो गया है, ठीक है। कौन सी चीज होती है आपने जो पढ़ानी है? मेरा थर्मल स्टेबिलिटी अभी मैंने आपको बताना है। हाँ बेटा ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपको पहले करा दूं। ये हालांकि इसका ताल्लुक इससे नहीं है, लेकिन ये बेटा आप लोग गलत करके आते हैं। ये आपको मैंने पहले भी मेरा ख्याल है कराया है। So the energy released to form one mole of gaseous atom from their respective elements। बेटा आपको एटमाइजेशन का समझना है। एटमाइजेशन और बॉन्ड एनर्जी में क्या फर्क है बताएंगे? So atomization is basically the energy जिससे gaseous atoms बन रहे हैं already from their respective elements। सर जिसमें 1 मोल ऑफ gaseous एटम बनता है फ्रॉम इट्स एलिमेंट। बॉन्ड एनर्जी वो होती है जिसमें 1 मोल ऑफ गैस बॉन्ड इन गैसियस स्टेट टूटता है। जी बेटा आप देखें मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह क्लोरीन है ना बेटा, क्लोरीन सर एक फर्क तो ये भी है कि एटमाइजेशन पॉजिटिव होती है उसकी एंथैल्पी चेंज और बॉन्ड एनर्जी का। जी बेटा बॉन्ड एनर्जी वैसे हम जो लेते हैं
वो तो हम पॉजिटिव ही कहते हैं, लेकिन ये अगर जब बॉन्ड बनेगा तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है वो भी बॉन्ड एनर्जी होती है। अच्छा बेटा देखिए, क्लोरीन जो है मैंने इसको ब्रेक किया है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन इट्स गैसियस स्टेट, इसको आप कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है जी, ये है बॉन्ड एनर्जी बेटा। बॉन्ड एनर्जी क्या है देख लें, आप लोगों ने डेफिनेशन गलत लिखी थी एग्जाम में, 2 मार्क्स की बेटा ये डेफिनेशन पूछ रहा था, 1 मार्क आप लोगों ने लूज किया तमाम बच्चों ने, वो इसलिए कि किसी बच्चे ने ये नहीं लिखा कि इन इट्स गैसियस स्टेट। जब भी आपने किसी बेटा मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक करना होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, तो उस मॉलिक्यूल को आप गैसियस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं, उसकी कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होनी चाहिए ताकि सारी की सारी एनर्जी जो आप दें वो बॉन्ड को ब्रेक करने में लगे। जबकि एटोमाइजेशन बेटा देखिएगा, एटोमाइजेशन देखें, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। मेरे जरा क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा गौर से, पहले सुने बेटा। मैं सपोज करता हूं कि जो क्लोरीन की यहां पर वो है ना बॉन्ड एनर्जी है, ये मैं सपोज कर रहा हूं, सपोज करते हैं जी इसकी बॉन्ड एनर्जी है, क्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज 400 किलो जूल्स पर मोल। 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको 400 किलो जूल एनर्जी चाहिए। मुझे बताएं व्हाट इज द एटमाइजेशन ऑफ दिस क्लोरीन? 200 किलो जूल्स पर मोल जी 200 होगी भाई एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। जी सर। क्यों जी? क्योंकि सर उसने 1 मोल की बात की है। जी बेटा यहां देखें, यहां पर आपने असल में 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक किया बेटा, 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक किया, लेकिन यहां पर आप बेटा कितने मोल कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं? हाफ। अच्छा अब जरा एक और चीज देखिएगा, ब्रोमीन, अब मैं उस क्वेश्चन पर आ रहा हूं जो आपसे पूछ रहा है। ब्रोमीन गैसियस स्टेट से इधर आ रहा है, और अगर मैं यहां पर बेटा ब्रोमीन की एटमाइजेशन करूं तो 1 मोल ऑफ गैसियस एटम इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। सपोज करते हैं यहां जो बॉन्ड एनर्जी है ना ब्रोमीन की, वो है जी 350 या 300, चले 300 है, ये सपोज वैल्यूज है बेटा। 300 किलो जूल्स एनर्जी। क्या चीज बेटा? बॉन्ड एनर्जी में हमेशा गैसियस होता है। जी बेटा, बॉन्ड एनर्जी के अंदर जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल होगा मस्ट बी इन गैसियस फॉर्म। अब बेटा मुझे ये बताएं कि ब्रोमीन का 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है वो आपको 300 चाहिए। मुझे बताएं व्हाट इज द एटमाइजेशन वैल्यू ऑफ दिस ब्रोमीन? 150। 300 से ज्यादा होगी। यही तो बात है, गलत, 150 नहीं है, 300 से ज्यादा होगी। बेटा ब्रोमीन के अंदर अब सुने, एटमाइजेशन के अंदर आप 1 मोल गैसियस एटम बनाते हैं किससे? फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट एट स्टैंडर्ड। इस एलिमेंट के बारे में देखें कि ये एलिमेंट किस स्टेट में है? सर लिक्विड में, पहले इसको गैस में करेंगे। तो बेटा क्या नहीं, किसने कह दिया भाई? एटमाइजेशन तो होती एलिमेंट से है, कोई गैस में नहीं करेंगे बेटा। अब जरा सुन लें, पहले मेरी बात सुन लें। अब आपने अगर इसको बेटा एटमाइजेशन में कन्वर्ट, इसको एटम में कन्वर्ट करना है, किसको? इस ब्रोमीन लिक्विड को, तो आपको कौन कौन सी फोर्सेस ब्रेक करनी पड़ेंगी भाई? जरा आप बताएं कौन कौन सी फोर्सेस आपको ब्रेक करनी पड़ेगी? इंटरमॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सर। यस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्लस कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या जो, जबकि यहां पर बेटा देखें आपने जो बॉन्ड एनर्जी की जो हम बात करते हैं, तो बॉन्ड एनर्जी में आपका स्टार्टिंग मटेरियल होता ही हमेशा गैसियस फॉर्म में है, तो क्या यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी? नहीं सर, नहीं। तो बेटा अब यहां जो एनर्जी देंगे वो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर रही है, जबकि यहां जो एनर्जी देंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी आपने ब्रेक करना है। मुझे ये बताएं कि अब यहां पर 150 होगा या 150 से थोड़ा ज्यादा होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। तो बेटा आपने फिजिकल स्टेट भी चेंज किया, लिक्विड से गैस में गए। सर यहाँ पे 300 से भी ज्यादा नहीं होगा? क्योंकि फिर नहीं भाई 300 से ज्यादा क्यों होगा? ये IMF ब्रेक कर रहे हो आप भाई, IMF ब्रेक कर रहे हो, और वहां पर 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ 0.5 मोल कोवेलेंट बॉन्ड है, हाफ से थोड़ा ज्यादा होगा, हाफ से ज्यादा होगा। तो 200 कह लें, बस ये हमें नहीं पता कितना होगा, लेकिन हाफ से ज्यादा होगा। अब जरा क्वेश्चन पर आए बेटा, सर यहाँ क्वेश्चन जरा रीड करें कि अच्छा बेटा हाफ किधर होता है ये मुझे बताएं। आपने पहली इक्वेशन में तो कहा था हाफ होगा, वहां पर क्यों कहा था भाई कि ये 400 से आपने कहा था कि ये 200 होगा?
बिकॉज उसमें हाफ मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। उसमें दोनों की स्टेट सेम थी, सर ये दोनों की ब्रोमीन स्टेट वाले सेम में थी भी ना। कोवेलेंट बॉन्ड नहीं ब्रेक करेंगे, इधर भी तो करेंगे ना। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक करी तो ना भाई states। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है अब्दुल्ला यासीन, इधर दोनों गैशियस फॉर्म में है। ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर मुझे बताओ, ये क्लोरीन के केस में जो बॉन्ड एनर्जी है या जो एटमाइजेशन है उसकी वैल्यू बॉन्ड एनर्जी के मुकाबले में कितनी होगी? इन केस ऑफ क्लोरीन हाफ हो जाएगी। हाफ हो जाएगी। हाफ से ज्यादा क्यों नहीं होगी? तो क्योंकि दोनों की सेम स्टेट में। यस। अब जरा देखें जी, इस क्वेश्चन पर आए। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए ये सारा मैंने आपको बताया है, जो 1 मार्क का क्वेश्चन है। बस पढ़े जरा इसको, क्या कह रहे हैं जी। For fluorine and chlorine, the enthalpy change of atomization are half the value of bond energy. For bromine and iodine, the enthalpy change of atomization are much more than half of the value of bond energy. तो हम स्टेट्स को भी मेंशन कर देंगे, दोनों की स्टेट्स डिफरेंट है। बेटा आपने यहाँ स्टेट्स को मेंशन करना है, मैं आपको जरा दिखा देता हूँ बेटा। मार्किंग स्कीम में क्वेश्चन नंबर 7 है। ये बेटा देखें, बस ये आपने बताना है कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस एंड ब्रोमीन लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड, इसलिए वहां पर हाफ नहीं हो रहा। या डेल्टा इज नॉट ऑफ एटमाइजेशन, जो ब्रोमीन और आयोडीन का है उसमें स्टेट भी चेंज हो रही है बेटा। बॉन्ड तो ब्रेक करना ही करना है, उसके साथ साथ आपको स्टेट भी चेंज करनी है, इसलिए जो वैल्यू होगी वो हाफ से ज्यादा होगी। ठीक है जी। बस लास्ट चीज बेटा करते हैं, फिर हम क्लास खत्म करते हैं। लास्ट चीज है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी बेटा देख लें, HF, HCl, HBr और HI। बेटा कौन ज्यादा स्टेबल होगा? किसको ब्रेक करना मुश्किल है, किसको ब्रेक करना आसान? HF स्टेबल होगा। HF जी बेटा ये लेस थर्मली स्टेबल है, ये इसको आप कहेंगे लेस थर्मली स्टेबल ड्यू टू इट्स लॉन्गर बॉन्ड लेंथ और वीकर बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ। और HF जो होगा बेटा ये मोस्ट थर्मली स्टेबल है। ठीक है, मोस्ट थर्मली स्टेबल। बेटा ये आपका ग्रुप 17 खत्म हो गया है। मैं कोशिश करूंगा बेटा कि सैटरडे संडे 2 दिन क्लास रखूं, ताकि आपकी जो फर्स्ट और सेकंड की जो क्लास है वो आपकी खत्म हो जाए, ताकि आप अपने जो फर्स्ट एग्जाम की तैयारी सही तरीके से कर सकें। ठीक है, तो कल के दिन हम क्लास नहीं रखेंगे, लेकिन सैटरडे संडे बेटा हम क्लास रखेंगे। सर ये ठीक है टाइमिंग जी। का भी कुछ कर दीजिएगा।